खबर से करते हैं जो कि देहरादून से है। जलागम विभाग संघ सीएम धामी की समीक्षा बैठक चल रही है। विभाग के कार्यों की सीएम ने जानकारी ली है। जलागम मंत्री सतपाल महाराज बैठक में मौजूद हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत कई बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। विभाग की ओर से परियोजनाओं पर मंथन चल रहा है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है जिसको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। देहरादून से बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं इस बैठक में। जलागम की बैठक हो रही है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं पर मंथन और फीडबैक भी मुख्यमंत्री धामी ले रहे हैं। जलागम विभाग के साथ ये समीक्षा बैठक है। महत्वपूर्ण विभाग है, ऐसे में प्रदेश में संचालित हो रही योजनाओं का क्या क्रियान्वयन चल रहा है, क्या फीडबैक है, जिन नई योजनाओं को शुरू किया गया था वो धरातल पर कितने कारगर साबित हो रही हैं, नए प्रस्ताव जलागम की ओर से क्या हो सकते हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। इससे पहले जो दिशा निर्देश दिए गए थे उन पर कितना काम हुआ है उस पर भी जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। बैठक में बड़ी बात यह है कि मुख्य सचिव भी शामिल है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, और क्या कुछ जानकारी जलागम की इस बैठक को लेकर? जी रवि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सभी विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लगातार विभागों वार जो है समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चल रही है। और जो कितने कार्य हुए हैं, लोगों तक कितनी जो योजनाएं चल रही है प्रदेश सरकार की तरफ से हो या केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है जिस विभाग से संबंधित, उसका लोग जनता को सीधे तौर पर कितना लाभ मिल रहा है, कितने कार्य हुए हैं, आगे कितने कार्य और होने हैं, जो कार्य चलने हैं उनमें गति किस तरीके से देनी है। तो इस तरीके की तमाम समीक्षा बैठक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और आज जलागम निदेशालय में भी पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समीक्षा बैठक जो है चल रही है और ऐसे में इस बैठक में जलागम मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और शासन के बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी जो है बैठक में मौजूद हैं। और जनता को कितना लाभ हुआ है, जो कार्य जलागम के द्वारा चल रहे हैं, उसको लेकर पूरी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और ऐसे में जो उत्तराखंड को श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने की जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन है और 2025 तक अग्रणी राज्यों में शुमार करने का उत्तराखंड को जो विजन प्रदेश सरकार का है, केंद्र सरकार का है, तो ऐसे में उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार काम कर रहे हैं। और लगातार जो है इसको लेकर समीक्षा बैठक भी हो रही है। विभाग वो कितना काम कर रहे हैं, कितनी दिशा तक मदद पहुंच रही है, कितने कार्य हो रहे हैं, इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही है। और आज भी ये बैठक है और अभी बैठक चल रही है। और ऐसे में क्या कुछ फैसले इस बैठक में लिए जाते हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में देते हैं, अभी थोड़ी देर में तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट होंगी। बिल्कुल ठीक अरुण, आपने कि थोड़ी देर में तमाम चीजें स्पष्ट होंगी और बैठक अलग अलग हो रही है। ऐसा भी पहली बार हुआ जब तमाम सचिवों के साथ मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं और इसका उद्देश्य ये है कि राज्य को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। अरुण, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लूंगा। एक और खबर, बड़ी खबर आपको बता दें जो कि देहरादून से है। मानसून सत्र को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। राज्यपाल की संस्तुति के बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 21 अगस्त से 11 बजे भराड़ीसैंण में सत्र की आगाज हो जाएगा। 21 से 23 अगस्त तक मानसून सत्र चलना है। विधानसभा सचिवालय प्रशासन की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया था। वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री ने तारीखों की बात कर दी थी, बताया था, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन होता है, जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो गई है। 11 बजे भराड़ीसैंण में सत्र का आगाज हो जाएगा। तो आपको बता दें कि ये बड़ा अपडेट है जहां पर विधानसभा सचिवालय ने अब अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हमारे संवाददाता अरुण सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, और क्या कुछ अपडेट विधानसभा सत्र को लेकर? जी, विधानसभा का सत्र जो है मानसून सत्र वो गैरसैंण में होगा। और ऐसे में जिसके लेकर नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी हो गया है। और 21 अगस्त को जो है 11 बजे भराड़ीसैंण में सत्र होना है, जो कि 3 दिवसीय ये सत्र है। 21 तारीख को सत्र चलेगा, 22 और 23 में जो है सत्र वो चलेगा। तो ऐसे में सत्र की तैयारियों को लेकर लगातार जो है वो समीक्षा बैठक भी हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खरबूदी ने बीते रोज जो है समीक्षा बैठक की, किस तरीके की तैयारी चल रही है विधानसभा सत्र को लेकर। संसदीय कार्य मंत्री ने भी जो है समीक्षा बैठक की और तैयारियों को लेकर लगातार जो है वो तैयारी चल रही है। और ऐसे में मानसून सत्र जो है गैरसैंण में होने जा रहा है। तो वहीं मानसून सत्र को जो 3 दिवसीय रखा गया है, इसकी अवधि को लेकर भी कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है सवालों से बचना चाहती है। जो जनता के हित से जो मुद्दे हैं
उनसे बचना चाहती है, इसलिए सत्र की अवधि जो है वो कम रखी गई है। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष के जो सवाल है वो सभी लिए जाएंगे, सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। ऐसे में विपक्ष भी सवाल ये खड़े कर रहा है कि 3 दिन में आखिर, क्योंकि 500 से अधिक प्रश्न जो है इस मानसून सत्र के लिए आए हैं विधायकों द्वारा, ऐसे में उनको किस तरीके से कार्यवाही होगी, किस तरीके से समय दिया जाएगा, कितना समय दिया जाएगा, किस तरीके से होगा, ये तमाम चीजें होंगी। तो ऐसे में मानसून सत्र को लेकर पूरे प्रश्न होते हैं, प्रश्नकाल कितना होता है, ये तमाम चीजें भी होनी है। लेकिन अभी सचिवालय की तरफ से जो है, सचिवालय प्रशासन की तरफ से विधानसभा सत्र की तैयारी जो लेकर जो है वो लगातार चल रही है और तैयारियां जो है वो तेज गति से चल रही है। शासन का दावा है, सत्ता पक्ष का दावा है कि जो तैयारियां हैं वो पुख्ता है और तमाम के सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या अन्य जो तैयारियां हैं वो बड़े स्तर पर जो है विधानसभा सत्र को लेकर जो भ्रष्टाचार हो रहा है की गई है। ऐसे में वही विपक्ष की ओर से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि विकास तैयारियां जो है उस हिसाब से नहीं की गई है और ऐसे में जो है सत्र को लेकर मानसून सत्र वहां पर कराना किसी जो है खतरे से खाली नहीं होगा, किसी के कर्मचारी वहां पर जाते हैं। तो ऐसे में इस तमाम चीजें जो चल रही है, लेकिन शासन प्रशासन की लगातार तैयारियां जोरों पर मानसून सत्र को भ्रष्टाचार में कराने पर जो है वो चल रही है। ठीक है अरुण, एक सवाल ये है कि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि जो तारीखें तय की गई हैं, जो तिथि है वो तो तय हुई, ठीक है, लेकिन जो समय तय किया गया 3 दिनों का उसको बढ़ाया जाए। क्या सरकार की ओर से इस पर कोई अभी तक जवाब आया है? जी देखिए, विपक्ष की तरफ से लगातार ये जैसे भी सत्र हुआ, इस सत्र की घोषणा हुई, तो ऐसे में 3 दिवसीय जो सत्र है इसकी अवधि को बढ़ाने की बात लगातार नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष भुवन पापड़ी और विपक्ष लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सत्र की जो अवधि है वो बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर नियमानुसार देखा जाए तो 1 साल में जो विधानसभा का सत्र है वो करीब 60 दिनों तक चलना चाहिए। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो करीब अगर कोई साल का जो सत्र देखा जाए तो करीब 10 से 12 दिन मुश्किल से जो है सत्र हो पाया होगा। तो इसको लेकर भी जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष ने कहा है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो सवाल है, वो सही ढंग से हो पाए और एक हेल्दी जो है चर्चा इन पर हो पाए और जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श जो है वो हो पाए। ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष ऋषि भूषण चौधरी ने कहा कि जो सत्र की अवधि होती है वो बिजनेस के हिसाब से होती है और बिजनेस के हिसाब से जो है वो सत्र की अवधि रखी गई है और ऐसे में अवधि कम होने की वजह से ऐसा नहीं कि सवाल नहीं लिए जाएंगे या जवाब नहीं लिए जाएंगे। पूरे जो है सभी मुद्दों पर बातचीत होगी और विपक्ष को पूरा मौका जो है अपनी बात रखने का दिया जाएगा। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, लेकिन मानसून के इस 3 दिवसीय सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है, इसलिए सत्र को मात्र 3 दिन का रखा गया है, जिसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने कहा कि सत्र करदाता के पैसे से चलता है। अगर बिजनेस होता है तो सत्र की अवधि बढ़ाई जाती है, लेकिन बिजनेस नहीं होने पर सत्र की अवधि बढ़ाना जनता के साथ खिलवाड़ होगा। देखिए, मैं आपसे 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। हर मुद्दों को, हर चीज़ को पॉलिटिकल रूप में ना देखा जाए। सत्र लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये निर्णय बिजनेस पर होता है। अगर बिजनेस है तो सत्र लंबा होगा। आप भी जानते हैं और हमारी सब जो जनता है वो भी जानती है कि जब सत्र चलता है तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, उसमें पैसे लगते हैं, ऐसे ही नहीं चलता है सत्र। और टैक्स पेयर का पैसा लगाया जाए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 8 दिन चले। बिजनेस अगर होगा तो 8 दिन क्या 8 महीने चले, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस अगर नहीं है और मैं कहूँ कि नहीं सत्र चलता रहे तो ये जनता के साथ खिलवाड़ होगा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सदन में ऋषिकेश एम्स में नर्सिंग व मेडिकल स्टाफ बढ़ाने की मांग की है, जिसमें बढ़ते मरीजों की संख्या का दबाव कम हो सके, साथ ही मरीजों को अच्छा इलाज मिल सके। एम्स ऋषिकेश को स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित किया गया था। 27 मई 2013 से यहाँ ओपीडी की सुविधा शुरू हो गई। इसके 8 महीने बाद 30 दिसंबर 2013 में आईपीडी और फिर 2 जून 2014 से सर्जरी शुरू होने से उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों के मरीजों
के भी एम्स ऋषिकेश पहुंचना शुरू कर दिया। विषम भौगोलिक स्थिति वाले इस पहाड़ी राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर प्रत्येक अवसर पर दृढ़ संकल्पित नजर आए। अपनी स्थापना के बाद से एम्स ऋषिकेश एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें वर्तमान में विभिन्न पाठ्यक्रम में 1030 छात्र छात्राएं हैं। एम्स ऋषिकेश अब कई चिकित्सा और संबद्ध पाठ्यक्रम चलाता है। इन गतिविधियों का मार्गदर्शन 200 से अधिक संकाय सदस्यों द्वारा किया जाता है। नियमित बाह्य रोगी क्लिनिकों में बढ़ती संख्या के साथ साथ 91 विशेष क्लिनिक जोड़े गए हैं। इसी तरह 2013 में 200 बिस्तर वाले अतिरिक्त आंतरिक रोगी सुविधा से अब इसकी क्षमता 960 बिस्तर की है। जैसे जैसे एम्स में स्वास्थ्य सुविधाएं और मेडिकल तकनीक विकसित होती गई, वैसे वैसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती गई। कोरोना महामारी के दौरान जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास जाने के लिए भी लोग भयभीत होने लगे थे, उस दौरान भी एम्स के चिकित्सकों ने फर्ज निभाते हुए कोरोना संक्रमितों का जी जान से इलाज किया। देहरादून जिले के ऋषिकेश में स्थित एम्स आज न सिर्फ उत्तराखंड के गढ़वाल कुमाऊं मंडल बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल तक के लोगों को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। वह रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिससे एम्स ऋषिकेश पर अतिरिक्त दबाव होने के कारण लोगों को बेहतर व त्वरित इलाज मिल सके। इसके लिए आवश्यकता है एम्स ऋषिकेश के विस्तारीकरण की व यहाँ मेडिकल व नर्सिंग स्टाफ की सीट बढ़ाने की, जिससे ये दबाव कम हो सके, सभी को समय पर अच्छा इलाज मिल सके। अतः मैं सदन के माध्यम से आपके द्वारा यह निवेदन करता हूं कि इसका विस्तारीकरण। धन्यवाद माननीय नरेश वत्सल। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। वहीं कांग्रेस की इस बैठक पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल्ली में बैठकें करे, लेकिन बीजेपी की तैयारी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड की जनता चाहती है कि उनको किसे चुनना है। देखिए, उनको दिल्ली में बैठक करने दीजिए। हमारी तैयारी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड की जनता जानती है किसे चुनना है। उत्तराखंड की जनता ने 2014 के बाद लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में, चाहे निकाय के चुनाव रहे हों, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हों, चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हों, भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया है और अगले निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को ही इस प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद देने वाली है। बीते कुछ दिनों से रजिस्ट्री की ऑनलाइन प्रक्रिया के विरोध में चलते रजिस्ट्री का कार्य बंद कर चल रहा था। इसी के चलते बीते दिन उत्तराखंड बार काउंसिलिंग के सदस्यों समेत देहरादून बार एसोसिएशन और अन्य बार एसोसिएशन ने सीएम से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिस पर सीएम ने वकीलों के हितों को संरक्षण देने की बात कही। इसके बाद जो रजिस्ट्री प्रक्रिया रोक दी गई थी, उन्हें अब सुचारू कर दिया गया है। कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, हमारा अंदेशा है कि इसमें से अधिवक्ता और स्टाम्प वेंडर्स को बाहर किया जा रहा है। ये अव्यवहारिक है क्योंकि पूरे प्रदेश में लगभग 30,000 अधिवक्ता हैं और उनके रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से लिया, उसको समझा, पूरी प्रक्रिया को समझा और हमको आश्वस्त किया है कि जहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर का नाम आ रहा है, कॉलम है सर्विस प्रोवाइडर तो कोई भी हो सकता है, साइबर कैफे वाला भी होता है, उस जगह पर पंजीकृत अधिवक्ता कॉलम में पंजीकृत अधिवक्ता आएगा, उसका एनरोलमेंट नंबर आएगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया गया है कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया होगी उसका पार्ट एडवोकेट रहेगा। इसी संबंध में हमने जो उपनिबंधक सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का बहिष्कार किया था, उसे हम कल से वापस ले रहे हैं। देहरादून जनपद और हरिद्वार जनपद में पूरी तरह से काम बंद था। लगभग 1200 से 1500 रजिस्ट्रियाँ इन दो जनपदों में एक दिन में होती हैं, तो पिछले 6 दिनों से रुकी हुई रजिस्ट्रियाँ कल से सुचारू रूप से होंगी। कार्यवाही करते हुए, क्योंकि वो भी हड़ताल से वाकिफ थे हमारी कि प्रदेश में हड़ताल, प्रदेशव्यापी हड़ताल की कॉल होने वाली थी, तो उसके संबंध में उन्होंने त्वरित निर्णय लेते हुए हमें समय दिया और हम सचिवालय में बार काउंसिल के सदस्य
जो कि 8 सदस्य देहरादून बार काउंसिल के थे, वो हम लोग पूर्व अध्यक्ष भी थे। और बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष राजीव शर्मा बंटू और उनके सचिव, और ऋषिकेश बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और ऋषिकेश बार एसोसिएशन के सचिव कपिल शर्मा, ऋषिकेश और विकासनगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, कई बार एसोसिएशन के ऐसे सम्मानित सदस्य थे जो आज हम सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए। उन्होंने हमें समय दिया, हमारी बातों को गंभीरता से सुना और उन्होंने कहा है कि जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी उसमें अधिवक्ताओं का, पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए जो भी उचित स्थान होगा वो रखा जाएगा। अधिवक्ताओं के हितों से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, उनके आश्वासन दिया और उनके आश्वासन के कारण हमारी जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में रजिस्ट्री कार्यालयों में हड़ताल चल रही थी, रजिस्ट्री का कार्य नहीं हो रहा था, रेवेन्यू का कार्य प्रभावित ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि राज्य में होने वाले निकाय और विधानसभा उपचुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने 2 सीटों पर उपचुनाव जीत हासिल की है, आगे और कैसे जीत हासिल की जाए, इसको लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी है। राज्य के राजनीतिक हालात हैं, आपदा का मामला है और केदारनाथ उपचुनाव भी है और नगर निकाय के चुनाव भी आयोजित होने हैं। उस संबंध में बैठक बुलाई है, जिसमें चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हुई कि हमारी चुनाव में रणनीति क्या रहेगी, हम किस तरह चुनाव लड़ेंगे और हमारे क्या क्या मुद्दे होने चाहिए। इन मुद्दों को लेकर हमने आज एक बैठक की, जो बहुत ही सफल मीटिंग रही और सार्थक मीटिंग रही। और प्रभारी जी ने सबको एकजुट होकर, मिलजुल कर चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया है। डीएम चमोली हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत संचालिका पुनर्निर्माण कार्यों और यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने महायोजना के निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर डीएम ने कहा कि बरसात के चलते जो कार्य प्रभावित हुए हैं उनमें तेजी लाई जाए। इसके अलावा तीर्थ पुरोहितों के ज्यादातर आवासीय भवनों का निर्माण कार्य इसी सीजन में पूरा किया जाए। डीएम ने कहा कि कहीं पर कोई भी समस्या हो तो तत्काल संज्ञान में लेकर समस्या का समाधान किया जाए। वहीं हल्द्वानी में पुलिस से इंसाफ न मिलने के विरोध में ग्रामीणों ने अपर पुलिस अधीक्षक का घेराव किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस शिकायत करने वालों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को शरण दे रही है। अपर पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए लोगों ने कहा कि पुलिस की ओर से नाखुश रवैया अपनाया जा रहा है। पुलिस अपराधियों को शरण दे रही है, जो शिकायत करने आता है उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है। शिकायतकर्ताओं ने मामले में कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। लगातार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और कमल कफलटिया हो चाहे बान्ना का मनीष का मामला हो, इसके साथ मारपीट की, इसका फोन खुलेआम छीना, पुलिस ने देखा, उसके बाद अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करके अपराधियों को सजा देने के बजाय इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। नंबर 1। नंबर दूसरा, मनीष जो हमारा बान्ना का एक होनहार 22 साल का नौजवान था, उसकी हत्या की गई है। उसके माँ बाप कहते हैं लगातार उस पर जांच की मांग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। शासन जो है जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी कठपुतली बना हुआ है, इसलिए अपराधियों को संरक्षण दे रहा। हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले, अपराधियों की पहचान हो, उनको सजा मिले, और नहीं मिलता है तो ये मातृशक्ति यहाँ पे, आज तो हम यहाँ आए, नहीं तो फिर यहीं पर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। वर्ष 2020 में मेरी बहन की मौत हुई, तो मैं अपनी बहन के बच्चों को देखने के लिए 11 जुलाई 2024 को गोलापार तारानौर में अपने साथी शिक्षक के साथ गया। हमें जो है मनोज बेलवाल और मनीष बेलवाल के द्वारा, जो कि मेरी बहन के देवर हैं, उनके द्वारा सड़क में जो है हमला कर दिया गया। मेरे यहाँ पर कान में भी चोट आई, सर में चोट आई, आंख के यहाँ पर चोट आई सर। और उसके बाद जिस तरह से हम जान बचाकर वहां से भागे, हमने तुरंत 100 नंबर में कॉल किया, हेल्प मांगी। कुंवरपुर तिराहे में फिर से जो है ललित बेलवाल द्वारा हमारी गाड़ी को रोका गया, जबरदस्ती गाड़ी की चाबी छीन ली गई। और उसके बाद जो वीडियो बनाया जा रहा था, इसमें साफ दिखाई दे रहा है ललित बेलवाल द्वारा चाबी का छीनना, वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। और उसके बाद जो है उसी समय ललित बेलवाल ने मेरा फोन छीना झपटी की, और वो फोन लगभग 96,000 का था, जिससे मैं अपना शिक्षण कार्य करता था, वो फोन भी फेंक दिया। और पुलिस जो है आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
पुलिस जो है लगातार आरोपियों का संरक्षण कर रही है। यहाँ तक कि पुलिस ने जो है हमें 12 जुलाई को जब हमने शिकायत की तो हमारी एफआईआर में छेड़खानी करके उसके सूचना के समय को एफआईआर में गलत दर्ज कर दिया। बांग्लादेश में चल रहे हिंसक प्रदर्शन और हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में हल्द्वानी में हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठनों ने नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश का पुतला दहन किया। हिंदूवादी संगठन का कहना है कि आज जिस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठी उत्तराखंड और भारत में आकर शरण ले रहे हैं और आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही बांग्लादेश से हिंदुओं को सुरक्षित भारत वापस लाना चाहिए। आज मांग हमारी क्या है, हम आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ निर्मम हत्या हुई जा रही है, उनके मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं और इस्कॉन का मंदिर तक जला दिया गया, बहन बेटियों की बलात्कार तक किए गए हैं और बड़ी मात्रा में वहाँ हिंदुओं का कत्ल किया गया है। इसी संदर्भ में आज हम सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेज रहे हैं। जितने भी बांग्लादेश में हिंदू हैं इन सबको वहाँ से लाकर उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए और बॉर्डर से जितने भी हिंदू वहाँ आ रहे हैं भारत में, इन सबको जो है यहाँ पे उचित व्यवस्था बनी जाए। इसी मांग को लेकर आज हम लोग जो है लक्सर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव-गांव में डेंगू का लार्वा नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। हरिद्वार डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर डेंगू ड्राइव अभियान, डेंगू जन जागरण अभियान चलाए जाएंगे, जिनमें स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक कर्मचारियों के अलावा क्षेत्र के समाज सेवी लोगों की भी मदद ली जाएगी। मीडिया का भी विशेष धन्यवाद करूँगा क्योंकि हर आदमी इससे अवेयर होता जा रहा है हर दिन कि डेंगू को कैसे रोका जा सकता है। ये केवल जब तक हम घर वाले एक अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के पास कूड़ा नहीं डालेंगे, कोई पानी इकट्ठा ना हो जाए, साफ पानी जहाँ पे इकट्ठा होगा, चाहे वो चाय पीने का कप हो, ठंडी हो, जिसमें पोछा लगाते हैं वो हो, कोई भी कैसी बर्तन टूटा फूटा मिट्टी का हो, छत पे ना हो, उसमें भी डेंगू का लार्वा पनप जाता है। यही हम लोग के द्वारा आशाओं के एएनएम के स्वास्थ्य कार्यकर्तियों के द्वारा अभियान चला जा रहा है। मोटो ग्राउंड हर घर घर जा करके समझा रहे हैं कि इसकी कोई दवाई नहीं, इसको हम इसको तभी फाड़ फेंकेंगे जब हमारी एक अवेयरनेस चलेगी। हर आदमी को हमको उसको अवेयर करना इसके लिए कि भाई इसको हमें ऐसा करना तो डेंगू का लार्वा नहीं देगा और हम डेंगू का कोई केस ना आए। हम यही हमारा